नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर जो मैंने आपको याद करने के लिए दिया था वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा थे और पूरी की पूरी एक यूनिट थी जिसे मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। हालांकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसे आप 2 दिन में आराम से याद कर सकते थे और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इनको याद भी किया होगा। यहाँ इस वीडियो में हम टेस्ट करके देखेंगे अपने आप को कि आपने या हमने कितना याद किया है, हमें कितना याद रहता है और हमारी तैयारी कैसी चल रही है। उसके बाद में वीडियो के लास्ट में मैं आपको आगे वाले टेस्ट का शेड्यूल भी बताने वाला हूँ, कब होगा और क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और हाँ, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपको इस टेस्ट का पूरा लाभ उठा हो सके और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से परख सके, अपना मूल्यांकन कर सके और जो कमियां हैं उसमें सुधार सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है वो पृथ्वी के आकार से है और आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता किसने लगाया था? प्लेटो ने लगाया था, आर्यभट्ट ने लगाया था, इराटोस्थेनस ने लगाया था या फिर जहां रिचर ने लगाया था? दोस्तों, पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता सबसे पहले किसने लगाया था? दोस्तों, ये आरबीएससी के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जो आरबीएससी के बुक्स में पीछे दिए होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर ये आज की सीरीज आधारित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो बताइएगा सही आंसर। अभी तक आपने कमेंट किया है तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 4, यानी जहां रिचर जो है उन्होंने इसका पता लगाया था। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा का जो उभार है उसका कारण क्या है? दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी जो है वो चपटी है, इस प्रकार से अपने इसको मान करके चलते हैं, यानी ध्रुवों पर तो देखिए वो क्या है, उसका उभार कम है, लेकिन यहाँ पर इसका उभार जो है वो ज़्यादा है। ये होने का कारण मुख्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल है, केंद्राभिमुख बल है या फिर इनमें से कोई नहीं है? सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। देखें, भूमध्य रेखा पर उभार होने का, पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा उभरी हुई है, यानी ये जो स्थान है वो ज़्यादा उभरा हुआ है, उसका कारण क्या है? तो सही आंसर हमारा है नंबर 2 है, यानी अपकेंद्रीय बल। घूर्णन के कारण जो अपकेंद्रीय बल लगता है उसी के कारण जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा कटिबंध स्थित है? दोस्तों, यहाँ जैसे ये मान लीजिएगा हमारी पृथ्वी है और ये बीच में हमारी 0 डिग्री रेखा है, उसके ऊपर आती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध वाली, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। फिर 66 डिग्री वाली रेखा आती है और इधर 66 डिग्री वाली रेखा आती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, कर्क से मकर रेखा के बीच का ये जो एरिया है उसे हम कौन से कटिबंध के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा होगा नंबर 3, उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो सबसे ज़्यादा सीधा यहीं पर पड़ता है, तो इसीलिए इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये वाला और ये वाले जो कटिबंध है ये शीतोष्ण है, ये ध्रुवों वाले ये शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विषुव से हमारा क्या तात्पर्य है? सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकना, सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत चमकना, सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना या सूर्य का कर्क एवं मकर रेखाओं पर लंबवत चमकना? तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? विषुव से हम समझते हैं कि जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर होती है। तो सही आंसर हमारा क्या है? विषुव हम कब कहते हैं? जब कर्क रेखा पर चमकता है, मकर पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है या फिर
करक एवं मकर रेखाओं पर लंबवत चमकता है। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, सॉरी भूमध्य रेखा पर। नंबर 3 है, जब वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। जब भूमध्य रेखा पर आता है तो उसे अपनी विषुव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विषुव कहते हैं। और इस समय दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो विषुव जो है, सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना ही क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। इसको लंबवत कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़े 5वें प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है सभी अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 90 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 191 किलोमीटर या फिर 241। दोस्तों अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी के ऊपर खींची गई ये वाली इस प्रकार से जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर ढूंढने के लिए जाओगे तो इस प्रकार की रेखाएं मिलती नहीं हैं, कहीं आपको खींची हुई नहीं मिलेगी, लेकिन ग्लोब पर हैं। और ऊपर से नीचे जो आती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इनसे जो जाल बनता है उसे अपने ग्रिड कहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ये जो अक्षांश है, दो अक्षांशों के बीच सभी अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? ये समान होती है दोस्तों। तो सही आंसर अपना है नंबर 2 है, 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश की रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमेशा 111 किलोमीटर होती है और ये बराबर ही रहेगी। अक्षांश वृत्त जो है, ये वृत्त बड़े और छोटे जरूर होते चले जाएंगे। जैसे भूमध्य रेखा पर जो वृत्त बनता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ध्रुवों पर जाएंगे तो छोटा होता चला जाएगा ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, और उत्तरी ध्रुव पर जाकर के तो समाप्त ही हो जाता है, यहाँ मात्र एक बिंदु के रूप में ही आ जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, जो क्षेत्र होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। और देशांतर के बीच की जो दूरी है उसे गोरे के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहा गया है? टाइम लाइन जो है जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं, वो रेखा कौन सी है? प्रधान मध्याह्न रेखा है, उस जो भूमध्य रेखा को कहते हैं, करक रेखा को कहते हैं, मकर रेखा को कहते हैं, या फिर ग्रीनविच रेखा को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, ग्रीनविच रेखा को कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो ग्रीनविच रेखा को कहा जाता है। निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है? ये बताना है आपको। सभी अक्षांश जहाँ पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है, पूरी तरह से वहां पर आ जाता है। करक व मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, केवल करक और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। क्या है दोस्तों सही आंसर? बताइएगा। जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ये हमारा आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है, ये मकर है, ये कर्क है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो सही आंसर दोस्तों हमारा है नंबर 1, कर्क और मकर रेखा। इन दोनों के बीच में ही सूर्य जो है वो उत्तरायण होता है, फिर दक्षिणायन होता है, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर वर्ष में एक बार तो सीधा चमकता ही चमकता है दोस्तों, और इसी प्रकार से उसके एक वर्ष का जो कार्यक्रम है वो पूरा होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक टाइम से कितना आगे या पीछे है दोस्तों? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। घड़ी में, मोबाइल में आप हमेशा देखते हैं, तो सही आंसर बिल्कुल आपका निकलना चाहिए। और सही आंसर हमारा नंबर 1, 5.5 घंटे क्या होता है, आगे होता है, प्लस करना पड़ता है बिल्कुल। इसके बाद में दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है, कौन सी दिशा में पृथ्वी घूम रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2 है, पश्चिम से पूर्व की ओर।
घूर्णन गति, है ना। तो दोस्तों घूर्णन गति अपने कहते ही परिभ्रमण गति को है, जो कि इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी की घूर्णन दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। घूर्णन गति हम जो परिभ्रमण गति है उसी को ही कहते हैं। परिक्रमण गति तो किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? हमने कहा जब दिन और रात की अवधि बराबर है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और कर्क रेखा पर। अभी हमने ऐसी कुछ चर्चा भी की है दोस्तों, तो सही आंसर बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का जो लाइट है वो बिल्कुल बराबर मिलता है। तो यहाँ दिन और रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव और संचालन। देखिएगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका पथ है, इस प्रकार का है। तो एक स्थिति में तो ये देखिएगा ये दूरी कम हो जाती है और यहाँ जब होता है तो ये दूरी इसकी ज़्यादा होती है। ये अधिकतम दूरी होगी, ये न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा अपसौर होगा। अपसौर होती है अधिकतम दूरी, उपसौर होती है न्यूनतम दूरी। कौन सी होती है? न्यूनतम दूरी। ये सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं किया है या किसी प्रकार की इन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जा कर के बड़े अच्छे से पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो घूर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो घूर्णन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कक्षीय समतल के नाम से, प्रदीप्ति वृत्त के नाम से, घूर्णन या फिर परिक्रमण के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 4। किसी के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी आप क्या करते हैं दोस्तों? परिक्रमा करते हैं ना। तो सूर्य के चारों ओर क्या होती है? परिक्रमण होता है। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ये बताना है आपसे कि ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या है हमारा? फटाफट से बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण गति है, आप इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। तो ये जो परिक्रमण गति है इसी के कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। दिन और रात की जो बनने की स्थिति होती है वो परिभ्रमण गति के कारण होती है, लेकिन ऋतुओं का बनना जो है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। परिक्रमण से क्या बनेगा? परिक्रमण में 1 वर्ष लगता है, इसलिए हम 1 वर्ष लगना है तो ऋतुएं बदलेंगी, है ना। और परिभ्रमण में 1 दिन लगता है, तो इसलिए दिन और रात की स्थिति जो है वो परिभ्रमण के कारण परिवर्तित होती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा कौन सी होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइएगा फटाफट से। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कौन सा है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध हमारा ये वाला रह गया। और इस उत्तरी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री से ऊपर वाला है। ध्रुवीय यानी ध्रुवों से जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा कौन सी होगी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ऐसे चलती है दोस्तों, उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व हो गया और इधर दक्षिण पश्चिम हो गया। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये चलती है। कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से? चिनूक,
जो है वो रोकी पर्वत पे चलती है, फोन आल्प्स पे है, शिरोकू सहारा की है और बोरा हिमालय की है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, बोरा हिमालय में चलने वाली पवन नहीं है। कभी सुना है क्या आपने नाम? तो फिर ये कहाँ चलती है? बोरा जो है वो दक्षिणी यूरोप में चलती है। कौन सी विशेषता शांत पेटी की नहीं है? शांत पेटी कौन सी है दोस्तों? जो अपनी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इसे अपनी शांत पेटी या फिर डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर एक ही जैसी शांत पवनी रहती हैं, कोई फेरबदल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इनमें से एक नहीं है समनीय धाराएं, अवदाब यानी निम्न वायुदाब, उच्च तापमान और वायु विक्षेपण। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, वायु विक्षेपण नहीं होता है। दोस्तों यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं, इसलिए तापमान उच्च होगा। तापमान उच्च होगा तो वायुदाब निम्न हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अप होता है तो वायुदाब निम्न होता है, उल्टा होता है। और इससे यहाँ पर कौन सी धाराएं चलती हैं? संवहनीय धाराएं चलती हैं, और इसलिए ऐसी वर्षा भी यहाँ पर होती है। फेरल का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? पर्वत के दोनों पार्श्वों का दाबांतर, तट के आर पार ताप प्रवणताएं, समुद्र में कोष्ण धाराओं की प्रवाह दर, गोलार्धों में पवन वेग की दिशा। क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, गोलार्धों में पवनों की दिशा से ये संबंधित नियम है। और ये कहता है कि इसी के कारण ये जो हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ से गुजरने वाली जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। और ये हमारे लिए इफ़ेक्ट डालता है, जो मानसून है उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। पवन वेग की दिशा को ये बताता है फेरल का जो नियम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पवनें गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बाहर की ओर चल रही है तो वे होंगी उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। एक तो एंटी क्लॉकवाइज है और विपरीत बाहर की ओर चल रही हैं, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा नंबर 3 है प्रति चक्रवात। देखिएगा चक्रवात हमेशा बाहर से अंदर की ओर जाता है तो चक्रवात कहलाता है, हवाएं अंदर की ओर और बाहर की ओर है तो ये इसका उल्टा हो जाता है जो प्रति चक्रवात कहलाता है। और जब इसकी दिशा किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी स्थिति अपने मानते हैं कि वो कहाँ है? वो दक्षिणी गोलार्ध में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है चंद्र ग्रहण निम्न में से कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णमासी, अमावस, प्रथम चतुर्थ या फिर तृतीय चतुर्थ को होगा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होगा। कम से कम इतना तो याद रखें ना कि चंद्र ग्रहण आपको दिखाई कब देगा? जब पूर्णिमा है, पूरा चांद होता है, उसी को तो ग्रहण लगता हुआ दिखाई देगा ना। अमावस में तो चांद आपको दिखाई नहीं देगा, फिर मतलब ही क्या रह गया दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से पूर्ण सूर्य ग्रहण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन या फिर अष्टमी के दिन? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 है, अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है दोस्तों? वो अमावस्या के दिन हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चंद्र ग्रहण होता है कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण होगा तो कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है,
जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? चंद्रमा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति कब होगी? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी ये सूर्य है और ये अर्थ है और ये मून है, तो फिर ये चंद्रमा जो है वो हमें दिखाई नहीं देगा जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, ये आपको बताना है। भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं, गर्मियों में, बसंत में, शीत या जाड़े के ऋतु में, या फिर इनमें से कभी नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, शीत ऋतु में, है ना। मावठ कब आती है? हमारे यहाँ पर शीत ऋतु में ही आती है ना। तो वो कहाँ से आती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है, उससे भारी वर्षा होती है। तो शीत या जाड़े की ऋतु में कहेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है वह है। वार्षिक तापांतर का मतलब जिसमें वर्ष भर तापमान जो है वो न्यूनतम और अधिकतम के बीच में अंतर। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में बात करें तो वार्षिक तापांतर अधिकतम आपको जो है जैसलमेर वाले पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत कम हो जाता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी वहीं का होता है। तो वो न्यूनतम और अधिकतम का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से अक्षांश पर होता है। तो सही आंसर हमारा होगा नंबर 1, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर एक जैसी ही रहती है, इसलिए जो है वार्षिक तापांतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनमें से कौन सी एक विशेषता उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? देखिए हमने क्या कहा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता। अब उष्णकटिबंध कौन सा था याद करिएगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो स्थिति है उसे अपने उष्णकटिबंध को मानते हैं। तो यहाँ वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक या शुष्क ऋतु या निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ होगा निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, काई, लाइकेन और पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? हिमटॉप जलवायु, शीत हिम वन जलवायु, टुंड्रा जलवायु, या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। कौन सी जलवायु होती है ये? टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में इस प्रकार की काई और लाइकेन जैसी वनस्पति जो है, छोटी वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। जैव मंडल में कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थल मंडल और जलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, और तीनों। इनमें से सही आंसर हमारा कौन सा है? जैव मंडल में कौन कौन से परिमंडल शामिल होते हैं? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। जैवमंडल में कौन कौन से परिमंडल शामिल है? तीनों ही होते हैं दोस्तों। जलमंडल होता है, स्थल मंडल होता है और वायुमंडल होता है। तीनों जहाँ मिलते हैं वहीं पर जीवन की उपस्थिति संभव होती है, जो जैवमंडल के नाम से जानी जाती है। निम्न परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। बहुत ही अच्छा आसान प्रश्न है, आरबीएससी का ही प्रश्न है, फटाफट से बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, उसे हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सिंपल था। अगला प्रश्न बता दीजिएगा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 15%, 5%, 10% या फिर 20%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है?
तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी 10% ही ट्रांसफ़र होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह है आगे से आगे 10% ही चल पाता है। जैव मंडल में जीव और पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहते हैं? जीव और पर्यावरण जो है उनके मध्य एक सर्किल चलता है जो रासायनिक तत्वों का है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र और भू आकारिक चक्र। तो नाम से ही यहाँ स्पष्ट था, सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 2, जैव भू रासायनिक चक्र, ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत आसान, पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को या फिर 15 अगस्त को? तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा नंबर 2 होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही भी होगा। इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस स्थिति के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ है वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो याद रखिएगा क्या है सही आंसर हमारा। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा नंबर 3 होगा। ऑक्सीजन जो है वो हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आती है। अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है दोस्तों? पीएच मापक्रम हमें ये बताता है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को बताता है। 7 से नीचे है या 7 से ऊपर है? 7 से नीचे जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 उदासीन होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो अभी तक आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। सही आंसर है अपना नंबर 3, अम्लीय 7 से नीचे होता है। 7 पीएच से नीचे जो होगा 6, 5, 4, 3, 0 तक जाएंगे तो ये अम्लीय होता चला जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो ये क्षारीय होता है दोस्तों। 7 से अब जाएंगे तो 5.6 या इससे नीचे है वर्षा का पीएच, तो फिर वो अम्लीय की श्रेणी में आती है। सौर मंडल में समताप मंडल में पाई जाने वाली एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, हल्की नीली होती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। तो वो कौन से मंडल में पाई जाती है या फिर उनसे क्या कहते हैं दोस्तों? परत है ये। उम्मीद करता हूँ ये भी सभी का सही होगा। बिल्कुल तीसरी क्लास से अपने इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओजोन गैस यानी ओजोन परत है जो हमारी सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। एकमात्र पवन जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर चलती है? पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। उच्च अक्षांश यानी जैसे 90, 80 ये उच्च हो गए, निम्न 0, 1, 2, 5, 10 ये निम्न अक्षांश हो गए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 1, पछुआ पवन जो है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है। वो ऐसे चलती है दोस्तों, है ना, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है। तो दोस्तों बाकी ये जो अपने दोनों पवनें हैं, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें हैं, वो ऐसे चलती हैं, यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। लेकिन ये जो है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जा रही हैं। बाकी सारी जो हैं वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की तरफ, यानी ऊपर से नीचे आती हैं तो ऊपर उच्च अक्षांश होंगे, है ना। ये जो है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जा रही होती है। जो पछुआ पवनें हैं हमारी, ध्रुवीय पवनें तो सबसे ऊपर हैं, जैसे हम इनको बांटना भी चाहें तो, है ना, ये हमारी इस तरह से हो जाएंगे ना। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये तो उच्च अक्षांश है ऊपर, और ये भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश है। ये देखिएगा ये छोटे अक्षांश है, छोटे अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जा रही हैं, यानी कर्क रेखा
से लेकर के अपने 66.5 तक जा रही है, तो कर्क रेखा 23.5 पे 66.5 की तरफ जा रही है, तो 23.5 न्यून अक्षांश हो गया, ऊपर अक्षांश की तरफ ये जा रही है, तो ये हमारा सही आंसर 1 नंबर होगा। आगे बढ़ें। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 23 घंटे, 56 मिनट। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ये याद होगा। 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। और भी हमने क्वेश्चन पहले देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बहुत सारे आपको जो हमारी ऐप पे फ्री टेस्ट डाले जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको यूनिट वाइज अवेलेबल करवाए गए हैं, टॉपिक वाइज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट जो अपना टेस्ट होगा वो हिस्ट्री का है। राजस्थान का इतिहास एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, प्राचीन सभ्यताएं हैं, जनपद हैं और राजस्थान के प्रमुख राजवंश, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया। यहाँ पर आपको मेवाड़ भी करना है, आमेर भी करना है, मारवाड़ भी करना है, हाड़ौती भी करना है, यानी कछवाहा भी करने हैं आपको, और अजमेर भी करना है आपको, मेवाड़, मारवाड़, ये सारी चीज़ें, कछवाहा वंश भी आपको पढ़ना है। ये सारे राजपूत वंश जो हैं वो आपको याद करने हैं विशेषतः, है ना। इसके अलावा जो अन्य वंश है वो भी आपको पढ़ करके आने हैं, जिसमें यादव वंश, जाट वंश, जो भी हमारे सिलेबस में शामिल आते हैं, जो प्रमुख राजवंश हैं उन सभी को आपको पढ़ करके आना है। तो इसके लिए जो आपका समय निर्धारित रहेगा वो 2 दिन का रहेगा। मंडे, आने वाले सोमवार को, आज शुक्रवार है, संडे को अपनी क्लास होती नहीं है सामान्यतः, तो आप सोमवार तक ये उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आप फ्री टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।